हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी, और आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मीन्स कि बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर और बायोस्फीयर का फंक्शन कौन मेंटेन कर रहा है, क्या कौन बना रहा है? इकोसिस्टम। मीन्स बायोस्फीयर जो है वो छोटे छोटे इकोसिस्टम से बना हुआ है। Now what is biosphere? Biosphere is the global ecosystem comprising living and non-living components. Now what global means? Global means earth. इसका मतलब है कि आपकी जो अर्थ है उसमें जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स हैं वो आपका क्या बना रही है? बायोस्फीयर। मीन्स अर्थ इज अ बायोस्फीयर, और अर्थ का ही स्ट्रक्चर और अर्थ का ही फंक्शन कौन मेंटेन कर रहा है? इकोसिस्टम। अब आप कैसे बोलोगे कि कोई चीज़ इकोसिस्टम है? कैसे पहचानोगे कि कोई चीज़ इकोसिस्टम है? तो इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? इकोसिस्टम में होना चाहिए कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स मीन्स जिसमें अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ हों, जैसे एनिमल्स हों, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, लेकिन वो क्या हो? लिविंग हो। एक तो आपकी लिविंग बींग्स की कम्युनिटी प्लस द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है? एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा। ठीक है, तो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कौन कौन सा हो गया? एयर, वाटर, लैंड। और लिविंग बींग्स क्या क्या होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये दोनों आपस में क्या करने चाहिए? इंटरैक्ट एंड मटीरियल एक्सचेंज। मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और वापस में उसको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से मटीरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन के बदले उससे क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं। ठीक है, ये जो इकोसिस्टम की टर्म है ये किसने कॉइन की थी? सर आर्थर जॉर्ज टैंसले। कौन से ईयर में की थी? 1935। आर्थर जॉर्ज टैंसले की आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, एजी टैंसले। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, नंबर 2 इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नंबर 3 इज स्मॉल एंड लार्ज। नाउ फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो ज़मीन पे हो, इसीलिए इसको आप और क्या बोल सकते हो? लैंड इकोसिस्टम। अब कौन कौन से इकोसिस्टम ऐसे हैं जो आप लैंड पे देखते हो? वो आपके आगे फॉरेस्ट, वो आपके आगे ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ऐसी टाइप की जो भी ज़मीन पे इकोसिस्टम हो वो आप किस कैटेगरी के अंडर डालोगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वा वर्ड किससे, मतलब एक्वा वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या हो गया? जिसमें क्या होगा? पानी, कॉन्स्टिट्यूट वाटर। अब वाटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मेराइन वाटर। तो इकोसिस्टम भी एक्वाटिक के 2 टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकंड हो जाएगा आपका मेराइन वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर कौन कौन से हो गए? पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, जिसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ही कम होगी या तो होगी ही नहीं। नंबर 2 इज मेराइन वाटर इकोसिस्टम। मेराइन वाटर में आपके आते हैं एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, या ऐसे ओशंस या ऐसी रिवर्स जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो वो सारे आपके किसके अंडर आ जाएंगे? मेराइन वाटर इकोसिस्टम। नंबर 2 टाइप इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नाउ नेचुरल वर्ड से ही आपको क्या पता चल रहा है? जो खुद ब खुद डेवलप होगा। मीन्स ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर में खुद ही डेवलप हो गया, जिसमें कोई भी ह्यूमन का सपोर्ट या कोई भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं हुई है। मीन्स ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, वो खुद ब खुद ही नेचर में डेवलप हो गया हुआ है। इसमें एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, मेराइन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो नेचुरली डेवलप हुए हैं नेचर में। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हो गया? जिसको क्रिएट भी ह्यूमन बीइंग करेगा और मेंटेन भी ह्यूमन बीइंग करेगा। मीन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट भी होगा और ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस भी होगा। इसको इसीलिए क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाती है आपकी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स जो खेती बाड़ी है, बहुत सारे खेत खलियान जो होते हैं वो भी आपका इकोसिस्टम है। कैसे? उसमें प्लांट्स हैं,
जो खेत होते हैं उसमें सॉइल होती है, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल के अंदर वर्म्स होते हैं, तो आपके उस पूरे एरिया में लिविंग कंपोनेंट भी है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है। इट मीन्स आपका जो एग्रीकल्चर है वो एक इकोसिस्टम है। अलग बात है कि वो किसके अंडर आ जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। अनदर एग्जाम्पल इज गार्डन, जैसे बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वेरियम, जिसमें फ़िश वगैरह आप रख सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े टैंक्स में फ़िशेज़ होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपकी किसके अंडर आ जाएंगी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंडर। अब इस पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है, एग्रीकल्चर और एग्रो इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर या एग्रो इकोसिस्टम सबसे लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम। अब ये स्मॉल और लार्ज इकोसिस्टम हमने क्यों डिवाइड किया, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज। इकोसिस्टम के साइज के बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज स्मॉल एंड लार्ज। सबसे पहला आता है आपका स्मॉल इकोसिस्टम। स्मॉल इकोसिस्टम में दो सब कैटेगरीज हैं, माइक्रो एंड नैनो। माइक्रो इकोसिस्टम मीन्स जो छोटा इकोसिस्टम होगा, स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड या फॉर एग्जाम्पल पिट्स ऑफ वाटर, जैसे पानी के गड्ढे बने होते हैं, वो छोटे छोटे इकोसिस्टम आप बोल सकते हो, उसको आप माइक्रो इकोसिस्टम में रख सकते हो। नैनो इकोसिस्टम होगा वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, लॉग ऑफ वुड, किचन गार्डन, जैसे पॉन्ड वाटर का एक ड्रॉप, वो आपका नैनो इकोसिस्टम होगा। जैसे वुड का एक पीस, दैट विल बी योर नैनो इकोसिस्टम। जैसे लोग अपने घरों में किचन गार्डन्स बनाते हैं छोटे छोटे, दैट विल बी योर नैनो इकोसिस्टम। उसके बाद सेकेंड इज लार्ज इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम में भी दो सब कैटेगरीज हैं, मेगा इकोसिस्टम एंड मीजो इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम मीन्स जो बड़ा इकोसिस्टम होगा। मेगा वर्ड का ही मतलब होता है जो जिसका एरिया या जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, दैट इज ओशंस। आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो ओशंस की, ठीक है। मीजो इकोसिस्टम क्या है, मीजो एक्चुअली वर्ड क्या मतलब होता है मीजो का, मीजो का मतलब होता है जिसकी आगे डिविजन्स होंगी। अब जैसे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट बड़े भी होते हैं, फॉरेस्ट छोटे भी होते हैं, लेकिन नॉट इतने छोटे। जैसे फॉरेस्ट की आगे सब डिविजन्स होती हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की आगे सब डिविजन्स हैं। लेकिन फॉरेस्ट बड़ा होने की वजह से हमने उसे मीजो इकोसिस्टम में रखा है, अंडर लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम है एंड ग्लोबल है, मतलब एक अर्थ का ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो कि लार्ज इकोसिस्टम की कैटेगरी में आप डाल सकते हो, दैट इज बायोस्फीयर। आप ऐसा बोल सकते हो कि बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज इकोसिस्टम, ओके। थर्ड आपका टॉपिक आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं इकोसिस्टम के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट, इकोसिस्टम इज़ एन ओपन सिस्टम। इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। कैसे? इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? इकोसिस्टम में होता है इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट किस तरह से होता है, आउटपुट किस तरह से होता है? इकोसिस्टम क्या करता है, इकोसिस्टम सोलर एनर्जी रिसीव करता है, सन की लाइट। और इकोसिस्टम क्या करता है, मैटर रिसीव करता है। कौन सा मैटर? जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप के आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। एज किस फॉर्म में उसको रिसीव करेगा? एज इनपुट। वो क्या कर रहा है इकोसिस्टम? सोलर एनर्जी प्लस मैटर रिसीव कर रहा है एज इनपुट, और वापस क्या दे रहा है? वापस दे रहा है एनर्जी और वेस्ट मैटर। मीन्स जितने भी आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे उनको यूज़ करके जो वेस्ट मटेरियल बच गया, दैट विल बी योर वेस्ट मैटर। अब इकोसिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट रिसीव करने के बाद आपको वापस दे रहा है एनर्जी और वेस्ट मैटर, तो वो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट। अब एनर्जी कहाँ जाती है? एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। तो एनर्जी और वेस्ट मैटर आपका आउटपुट है और सोलर एनर्जी और इनऑर्गेनिक मैटर आपका इनपुट है। इसका मतलब है देयर इज एन एक्सचेंज हो रहा है। अगर किसी चीज़ का इनपुट हो रहा है तो इकोसिस्टम आपको क्या कर रहा है, आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा है।
इसीलिए बोला जाता है कि इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है। नंबर सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम मेंटेन्स होम्योस्टैसिस। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बैलेंस करना। अब इकोसिस्टम किसको बैलेंस कर रहा है? नेचर को। इकोसिस्टम मेंटेन्स होम्योस्टैसिस या इकोसिस्टम मेंटेन्स बैलेंस ऑफ नेचर, क्योंकि अगर जैसे वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पास एक गैस की कमी हो गई, ऑक्सीजन गैस की कमी हो गई, हमने वो ऑक्सीजन ले ली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बदले उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? बैलेंस हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और बैलेंस हो रहा है। इसीलिए इकोसिस्टम क्या करता है? होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। नंबर थर्ड पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेटिंग। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम को चलाने के लिए किसी भी ह्यूमन सपोर्ट, किसी भी एनिमल सपोर्ट या किसी भी प्लांट के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इकोसिस्टम जब चलता है वो अपने आप चलता है, सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ डिपेंडेंट। उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वी आर डिपेंडेंट अपॉन इकोसिस्टम, लेकिन इकोसिस्टम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वर्ड का मतलब क्या है? बायो मीन्स लिविंग एंड ए बायो मीन्स नॉन लिविंग। यहाँ पे ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट, तो बायो ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। इसीलिए इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गया उसका लिविंग कंपोनेंट, एक आ गया उसका नॉन लिविंग कंपोनेंट। अभी आपने पहले एक डेफिनेशन में पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। वही कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स बायोटिक है और वही फिजिकल एनवायरनमेंट आपका एबायोटिक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ना, बायोटिक और एबायोटिक, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल। एबायोटिक, अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ, वाटर, लैंड, एयर, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अननेचुरल होगी, ये सभी चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए। बायोटिक में तो लिविंग है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक में आपका आ जाता है लैंड, वाटर, एयर, लेकिन वो सब चीज़ें क्या हैं? आपकी नेचुरल। अब हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी इकोसिस्टम के लिविंग मेंबर्स हैं वो सभी के सभी आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। मींस बायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम के लिविंग मेंबर्स हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू फूड। एक तो फूड के थ्रू एंड बाकी अदर रिलेशंस, वो कोई भी रिलेशंस हो सकते हैं, इट मे बी रिप्रोडक्शन, इट मे बी एनीथिंग। तो जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू फूड एंड सम अदर रिलेशंस। अब पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में मैटर और एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है? थ्रू फूड। इसलिए फूड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी के लिए फूड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी मैटर और एनर्जी पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो ट्रांसफ़र हो रही है वो फूड के थ्रू हो रही है। अब ये फूड आएगा कहाँ से? फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल वाटर और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है, इससे आपका फूड मैन्युफैक्चर होता है। फूड मैन्युफैक्चर कर कौन रहा है? ऑटोट्रॉप्स। एंड सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप्स ही ऐसे होते हैं जो फूड मैन्युफैक्चर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से कर सकते हैं। इसीलिए ऑटोट्रॉप्स को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स। ओके। बाकी के ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको आप क्या बोलते हो? हेटेरोट्रॉप्स। तो इट मीन्स ऑटोट्रॉप्स कौन से हो गए? जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, उनको आप क्या नाम देते हो? प्रोड्यूसर्स। और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो किसी के ऊपर डिपेंड हैं, उनको आप क्या नाम देते हो? हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स की दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कंज्यूमर्स, नंबर 2 डिकम्पोजर्स।
अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स को क्या बोला जाता है? और प्रोड्यूसर्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मीन्स जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशंस। सन की एनर्जी से ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किस में? ऑर्गेनिक मटेरियल में। और आप सब लोगों को पता है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, कौन सा प्रोसेस होता है वो? दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट। लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ बन रही है तो वही प्लांट्स करते हैं। ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, अब होता क्या है? जितनी भी एनर्जी इस सनलाइट में प्रेजेंट होती है वो पहले चेंज होगी। मीन्स ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में है? लाइट की फॉर्म में है। इसको पहले चेंज किया जाता है किसके अंदर? केमिकल फॉर्म में। और ये चेंज करने वाला कौन है? क्लोरोफिल। दैट इज़ द ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर लीफ में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। ये क्या करता है? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करता है केमिकल फॉर्म में। फिर वही केमिकल एनर्जी आप यूज़ करती है, प्लांट्स यूज़ करते हैं इन बिल्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी प्लांट्स अपने लिए खाना बना रहे हैं, उनको बनाने के लिए क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा, उसको चेंज करेगा केमिकल फॉर्म में, और वो आगे जाके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। प्रोड्यूसर्स को ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि वो क्या कर सकते हैं? वो रेडिएंट या लाइट एनर्जी मीन सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? केमिकल फॉर्म में। और जिसके पास ये एबिलिटी है उनको आप क्या नाम देते हो? ट्रांसड्यूसर्स। मीन्स जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं they are autotrophs and they are also known as transducers because they can convert radiant or light energy into chemical form. Okay? और क्या करते हैं प्लांट्स? ये मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियो। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं उतनी ही अमाउंट का ऑक्सीजन भी ये गिव आउट कर रहे हैं। इसलिए ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियो को हमेशा बैलेंस करके रखेंगे। इसमें एग्जांपल्स आपकी किसकी आएगी प्रोड्यूसर्स में? जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक का मैंने यहाँ नाम मेंशन किया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में, तो वो अपना खाना लाइट एनर्जी को ट्रैप करके बना लेता है। ठीक है, इसलिए ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। नंबर सेकेंड, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में वो एनिमल्स आएंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स पे डिपेंड होंगे फॉर देयर फूड। ये क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं अपना खाना, मीन्स ये खाते हैं अपना खाना। इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा हुआ है? फैगोट्रॉप्स। फैगो का मतलब ही होता है जो इंजेस्ट करे, लेके खुद खाए, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? फैगोट्रॉप्स। अब कंज्यूमर्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स, सेकंड आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स और कंज्यूमर्स में प्लीज़ आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। कंज्यूमर्स के अंडर आते हैं हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। सबसे पहले इसमें आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से हो गए? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना और एनर्जी डायरेक्टली प्लांट से लेंगे और किसी एनिमल से नहीं लेंगे। वो डायरेक्टली क्या करेंगे? प्लांट से अपना खाना और प्लांट से अपनी एनर्जी वो डिराइव करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या दिया जाता है? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कैटेगरी में सबसे पहला प्लेस किसका होता है? हर्बीवोर्स का। इसमें एग्जाम्पल्स जैसे जो ज़मीन पे मिलने वाले हर्बीवोर्स हैं, आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं जो घास फूस खाने वाले लोग एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। जैसे टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे होंगे दैट इज़ डियर, रैबिट, माउस, स्क्वेरल या गाय, कोई भी कैटल जो शीप वगैरह, ये सारी की सारी क्या होती हैं? टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स। फिर कुछ एक्वाटिक हर्बीवोर्स भी हैं जो पानी में एक्वाटिक हर्बीवोर्स हैं,
जैसे मोलस्क जो शेल वाले स्पीशीज़ होते हैं, सम प्रोटोजोन्स जैसे इसमें आपने एग्जांपल पढ़ी होगी पैरामीशियम टाइप्स, ये प्रोटोजोन्स वगैरह जो पानी में मिलते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आएंगे। नंबर सेकंड इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? ये क्या करते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं या शिकार करते हैं। प्रे मीन्स शिकार, ये या तो इंजेस्ट करेंगे या शिकार करेंगे दूसरे एनिमल्स का। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट से लेंगे, लेकिन कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स का इंजेक्शन करेंगे या तो उनके ऊपर प्रे करेंगे। इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। अब कंज्यूमर्स की फर्दर 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, बर्ड्स, कैट, स्नेक्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किन के ऊपर फीड करते हैं? हर्बीवोर्स के ऊपर। नंबर सेकेंड कैटेगरी इज सेकेंडरी कार्निवोर और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। ये वो एनिमल्स हैं जो प्राइमरी कार्निवोर के ऊपर फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आउल और पीकॉक। नंबर थर्ड कैटेगरी इज टर्शरी कार्निवोर्स और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स। जैसे कि आप इसका सीक्वेंस देख ही रहे हैं, तो दे विल फीड अपॉन सेकेंडरी कार्निवोर्स। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी आती है, दैट इज टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर आप फीड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी प्रेड और फेड अपॉन फर्दर, जिनको फर्दर आगे जिनका शिकार या फर्दर आगे जिनको फीड नहीं किया जा सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉइन और टाइगर। देन उसके बाद कंज्यूमर्स के बाद आती है आपके एक और कैटेगरी, दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजर्स। इनको और क्या बोला जाता है? रिड्यूसर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल लीफ, फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम, जो उनका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो उनके ऊपर फीड करते हैं। इसीलिए इनको आप और क्या बोलते हो? सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रो वर्ड का ही मतलब होता है डेड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे उनको आप क्या बोलते हो? सैप्रोट्रॉप्स, जिसके अंडर आते हैं आपके डीकम्पोजर्स। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जो भी इनके सामने वो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होगा उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे। वो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे करके डिकम्पोज होता जाता है और वो उस डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद की एसिमिलेशन के लिए। एसिमिलेशन मीन्स कि वो खुद की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जितना आपका उस डाइजेस्टिव मैटर का जितना भी रिमेन्स बच जाएगा वो सारा का सारा क्या करता है? जो सबस्ट्रेटम होता है, मीन्स जहाँ पे वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, वो सबस्ट्रेटम में ऐड करता है मिनरल्स और कुछ रॉ मटेरियल्स, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल आपकी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो सकता है, या सबस्ट्रेटम की फर्टिलिटी, सबस्ट्रेटम का टेक्सचर, सबस्ट्रेटम की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है इनकी वजह से, डिकम्पोजर्स की वजह से। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें ये आधा डाइजेस्टेड मैटर खुद के लिए यूज़ कर लेते हैं, आधा जो डाइजेस्टेड मैटर बचा होता है वो आपके सबस्ट्रेटम में क्वालिटी या मिनरल्स या रॉ मटेरियल्स ऐड कर दे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? मिनरलाइजेशन। इट मीन्स डिकम्पोजर्स किस में हेल्प कर रहे हैं? मिनरलाइजेशन में, मीन्स एडिंग ऑफ मिनरल्स इन दी सबस्ट्रेटम। डिकम्पोजर्स को और क्या बोला जाता है? रिड्यूसर्स। क्यों? एज दे रिमूव दी डेड वेस्ट। आपने देखा होगा डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो जितना भी डेड वेस्ट या जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी होता है वो सारा का सारा रिमूव कर देते हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रिड्यूसर्स। और डिकम्पोजर्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए उनके स्मॉल साइज़ की वजह से इनको क्या बोला जाता है? माइक्रो कंज्यूमर्स। उसके बाद आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स में 2 एडिशनल कैटेगरीज हैं। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने ये कैटेगरीज अलग से डिफ़ाइन की हुई है, हालांकि ये कैटेगरी इसी के अंडर आती थी पहले, बट बायोलॉजिस्ट ने इनको सेपरेट कैटेगरी में डिफ़ाइन किया हुआ है, दैट इज़ डेट्रीवोर्स और पैरासाइट्स। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? ये भी
डेड बॉडीज़ के ऊपर ही फीड करते हैं, लेकिन इनमें आपके इस टाइप के नहीं आएंगे, जैसे ईगल, लॉइन, ऐसे टाइप के नहीं आएंगे, या जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। इनमें आपके क्या आते हैं, टर्माइट्स, जैसे जो बेड को कीड़ा लग जाता है, या फॉर एग्जांपल बीटल्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे या डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स आपके आएंगे। इनको क्या बोला जाता है, स्कैवेंजर्स। जैसे वल्चर का आपने सुना ही होगा, वल्चर्स भी आप इनमें मतलब ऐड कर सकते हो डेट्रीवोर्स में। नेक्स्ट कैटेगरीज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म लाइव होता है, मरा हुआ नहीं होता। उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो, होस्ट। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, यू विल बी दी होस्ट एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल बी दी पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट है, इसके दो प्रोसेस हैं, या तो ये एक्सटर्नली फीड करेगा या तो ये इंटरनली फीड करेगा। मीन्स या तो ये बॉडी के आउटसाइड होगा या तो ये बॉडी के इनसाइड होगा। अब अगर ये बॉडी के आउटसाइड होगा, इसको बोला जाएगा एक्टोपैरासाइट। जैसे सर में जुएं होती हैं तो वो हमारी बॉडी के बाहर फीड कर रही हैं, तो हेड लाउस आपकी एग्जाम्पल आ सकती है एक्टोपैरासाइट में। एंडोपैरासाइट वो होगा जो बॉडी के अंदर फीड करेगा। जैसे इंटेस्टाइन में एक वर्म होता है, उसको बोलते हैं टेप वर्म, वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फीड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे लिवर में एक वर्म जाता है जिसको आप बोलते हो लिवर फ्लूक, वो हमारे लिवर के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह होता है उसके ऊपर फीड करता है। तो पैरासाइट्स की दो कैटेगरीज आ गई। अगर तो वो बॉडी के इनसाइड है, वो उसका नाम होगा एंडोपैरासाइट। अगर तो वो बॉडी के आउटसाइड है तो उसका नाम होगा एक्टोपैरासाइट। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में। इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।